Good morning, my dear students. Good morning, all of you. आज जो है ना, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, क्योंकि आज जो है मैंने आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक, जी हाँ बिल्कुल न्यू टॉपिक, जो कि आपके किताब से लिया गया है। जो किताब आपको 11th में पढ़ना है, 11th में आपको जो बुक पढ़ना है, उस बुक का नाम है, क्या नाम है? उस बुक का नाम है रेनबो। जी हाँ, उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 1। रेनबो पार्ट 1। रेनबो मतलब समझते हो? रेनबो पार्ट 1। और एक बात जान लो, रेनबो का मतलब क्या होता है? रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। तो आपके किताब का नाम क्या है? रेनबो पार्ट 1। ये पार्ट 1 जो पुस्तक है, रेनबो पार्ट 1, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। और 12th क्लास में फिर आपको पढ़ना है रेनबो पार्ट 2। साथ ही साथ 12th क्लास में आपको एक और बुक पढ़ना होगा जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो चलो, आज जो है हमारा जो बुक है रेनबो पार्ट 1, उसका जो सबसे पहला पोयम है, उसका जो सबसे पहला पोयम है, कविता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में आज मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो चलो, बी रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि बुक जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप 12th में एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे तो क्या होगा, 50% क्वेश्चन बुक से रहेगा और 50% क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा। तो बुक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ग्रामर। और आपको अगर 11th से आप बुक पढ़ने का आदत नहीं डालोगे, बुक को नहीं सीखोगे, तो 12th में फिर आपको बुक जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देगा और आपको जो है अच्छे मार्क्स से दूर होना पड़ सकता है। इसलिए आप अभी से 100% बुक पर ध्यान दो और एक एक चैप्टर मैं आपको बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा बुक का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा बुक, ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश। तो प्रत्येक चैप्टर का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अभी डेमो क्लास दे रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको मैं स्पोकन सिखाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने स्पोकन में माय इंट्रोडक्शन सिखाया, किस तरह से मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा, किस तरह से मैं आपको बुक सिखाऊंगा। ये सारा चीज़ आपको 100% कहाँ पे मिलेगा? एकलव्य इंग्लिश लाइव ऐप पर। तो उस ऐप से आप जुड़ जाओ फटाफट। आपको पता ही है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन सा नंबर डायल करना है? 9525486377। चलो देखते हैं पहला पोयम क्या है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। किताब का पहला पोयम जो है, इसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका हिंदी क्या होगा? कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क जब हम भयमुक्त होंगे। कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क जब हम भयमुक्त होंगे। तो मेरी बात को समझो, ये कविता आखिर किस परिवेश में लिखा गया है? उस समय जब हमारा देश गुलाम था। किसका गुलाम? अंग्रेज़ों का गुलाम। तो हम लोग एकदम से भययुक्त वातावरण में जीते थे। भय, डर, हमेशा हमें डर लगा रहता था, मन में एकदम से डर बना रहता था। किसका डर? अंग्रेज़ों का डर। मन में यही रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ ऐसी गलती हो जाए कि अंग्रेज हमें
पनिशमेंट दे, सज़ा दे, हमें जेल जाना पड़े, हमें काला पानी की सज़ा ना हो जाए, कहीं हमें फांसी की सज़ा ना हो जाए, तो हम लोग बिल्कुल डर कर के जीवन जीते थे। कभी इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि हम भयमुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्र होना होगा। तो कभी यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप भय मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अंग्रेजों से तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा, तभी आप भय मुक्त वातावरण में जियोगे। तो कविता इसी आधार पर है और ये एक देशभक्ति कविता है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। मैं लाइन बाय लाइन कविता का जो है एक्सप्लेनेशन आपको सिखाऊंगा, समरी सिखाऊंगा, वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा और पोएट इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले पोएट इंट्रोडक्शन से। देखो, पोएट इंट्रोडक्शन में आप जान लो कि इस कविता के कवि कौन है इसके कवि। तो ये है, देख लो कौन है ये, कौन है? जी हाँ, बिल्कुल, माइंड मेकअप कर लो। ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर और इन्होंने इस कविता की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि जब भी आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हो, तो उस टाइम पर जो है हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो ये जो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ही तो है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे राष्ट्रगान, हमारे नेशनल एंथम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो इनके बारे में जानते हैं। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना, ये कोलकाता का दृश्य है, पुराने समय के कोलकाता का दृश्य है, अंग्रेज़ों के ज़माने के कोलकाता का दृश्य है। और इसी कोलकाता शहर में जन्म हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। 7 मई 1861, याद रखिएगा 7 मई 1861, 7 मई 1861 को इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, जहाँ तक इनकी मृत्यु की बात है तो इन्होंने 80 वर्ष, अपने जीवन में 80 वर्ष तक इन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जिया, 80 ईयर्स तक। और 7 अगस्त 1941, जी हाँ 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई, और वो भी कहाँ पे? कोलकाता में ही। चलो आगे बढ़ो, देखो इनके बारे में आगे कुछ और बातें हैं। जी हाँ, ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, वे एक उपन्यासकार थे। वे क्या थे? वे एक उपन्यासकार थे, वे एक उपन्यासकार थे। ठीक है, नॉवेलिस्ट देख लो, वे एक उपन्यासकार थे। और क्या? वे एक ड्रामाटिस्ट, वे एक नाटककार थे। देखो नाटककार थे वे। और क्या थे? वे एक अच्छे फिलॉसफर थे। फिलॉसफर मतलब समझते हो, दार्शनिक। वे एक अच्छे क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, और क्या थे? वे एक अच्छे दार्शनिक भी थे। वे एक अच्छे दार्शनिक भी थे। ठीक है, अब देखो आगे इनके बारे में कुछ खास जानकारी आपको रखना होगा, क्योंकि जो भी पोएट हैं, जो भी कवि हैं, या फिर जो भी
जो है लेखक हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से प्रश्न इस क्षेत्र में पूछे जाते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, रविंद्रनाथ टैगोर was the founder of an international university at शांति निकेतन। शांति निकेतन वहीं पे है, बंगाल में ही है। वहाँ पे इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल याद रखना, शांति निकेतन में। और शांति निकेतन भी कहाँ है? बंगाल में ही है। इसके बाद देखो, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की, वे उनके संस्थापक थे। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। पूरे विश्व में सबसे पावरफुल प्राइज होता है नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज मिला था किनको? हाँ बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। और किस किताब के लिए, कौन सी उन्होंने रचना की थी? चूँकि साहित्य के क्षेत्र में मिला था तो उन्होंने ज़रूर कोई बेहतर बुक लिखा होगा, और वो बुक है जिसका नाम है गीतांजलि। कौन सी पुस्तक? याद रखो, ध्यान दो, एकदम से कंट्रोल्ड वे में पढ़ाई करो, बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब बातें जो है आपको सीखना ज़रूरी है। ना सिर्फ 11th में बल्कि 12th में भी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अभी से आदत डालोगे तभी आप बुक के ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपका चल रहा है अभी रेनबो पार्ट 1 का पोएम सेक्शन में, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और इस कविता के कवि का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। किस किताब के लिए? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो गीतांजलि बुक का जो है फोटो आप देख लो। गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी, उन्होंने ही लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये बात तो सही है। और एक बात और जान लो, खास बात जान लो, बहुत ही खास बात जान लो। द फर्स्ट इंडियन, बहुत ही खास बात है ये। क्या खास बात है? खास बात ये है कि वे पहले भारतीय थे। इसके पहले भारत में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला था नोबेल पुरस्कार, इनको मिला। सारी बातें आप कॉपी पे नोट कर लेना और याद भी कर लेना, और कैसे बुक सीखा जाता है इस पर ध्यान देना। हालांकि ये एक पहला मेथड है मेरा, जिसके हिसाब से मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ। बुक को जो है मैं बोर्ड पर भी पढ़ाता हूँ। दोनों स्टाइल में आपको बेस्ट तरीके से बुक सिखाया जाता है। स्पोकन और ग्रामर बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप सीखोगे और बेस्ट एंड बेस्ट करोगे अपने जीवन में। बस एक क्लब इंग्लिश लाइव क्लास से आप जुड़ जाओ। ओके, तो चलो देखो, फर्स्ट इंडियन थे ये जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए। पुस्तक आपके सामने है। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं। तो पोएट इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त हो चुका है और अब जो है हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसमें आपको 4 राउंड मिल रहा है। पहला पोएट इंट्रोडक्शन, दूसरा जो है कविता का लाइन बाय लाइन, इंग्लिश का जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन, कैसे किस लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं। तीसरा आप देखोगे इसका जो भी रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, जितना भी इसमें इस चैप्टर में यूज हुआ है अच्छे अच्छे शब्द, उसका हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसका सारांश इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि आप इंग्लिश में याद जरूर करें, हिंदी समझने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कविता, ये कविता है और एक बात जान लो, ये जो पूरा पोयम है ना वो एक ही लाइन का कविता है। अब एक लाइन मतलब ये मत समझना कि ये वाला लाइन जो है, नहीं, कविता में फुल स्टॉप एकदम से लास्ट में यूज हुआ है। ऐसे 12 लाइन आपको दिखेगा लेकिन फुल स्टॉप सबसे लास्ट में यूज हुआ है, तो इसको एक लाइन की कविता मानते हैं। देखो कवि क्या कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क, कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क। माइंड मतलब मस्तिष्क, मन, दिमाग, कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क जब हम बिना डरे इस धरती पर रहेंगे। मतलब मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। यानी कभी कहना चाहते हैं कि अगर हम सभी इंडियंस बहुत ज़्यादा एकजुट होकर के अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करें और हम अपने देश को स्वतंत्र करा लें, तो फिर क्या होगा, फिर हम जो है भयमुक्त वातावरण में जिएंगे। और अभी हम किस वातावरण में जीते हैं, भययुक्त वातावरण में। तो कभी कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क, मतलब हमारे सोचने का स्टाइल कितना बदल जाएगा। कहाँ होगा हमारा मस्तिष्क जब हम भयमुक्त होंगे, जब हम स्वतंत्र भारत में जिएंगे। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तब क्या होगा, तब हमारा सिर जो है ना, हेड जो हेड मतलब सिर, इज हेल्ड हाई, हमारा सिर जो है ना वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। हम ऊंचा सिर यानी उच्च विचार के लोग बन जाएंगे। हम किसी से डरेंगे नहीं, एकदम से सीना तान करके, एकदम से सिर ऊंचा करके फिर अपने जीवन को जी पाएंगे। वेयर द नॉलेज इज फ्री, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें ज्ञान जो है वो स्वतंत्र रूप से मिलेगा। मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या था, मैक्सिमम लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो कवि कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम फ्री, यानी स्वतंत्र रूप से, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र हृदय से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ज्ञान हासिल कर सकेंगे। और उस ज्ञान से न सिर्फ अपना बल्कि भारत का भी भविष्य बनाएंगे। Where the world has not been broken up into fragments, कभी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये देश है ना, हमारा जो ये देश है ना, ये टुकड़ों में बटा नहीं रहेगा। जिस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, भारत कई एक टुकड़ों में बटा था। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 500 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारतवर्ष। और आज़ादी के बाद जो है उन राज्यों को आपस में जोड़ करके, आपस में एक
सूत्र में बांध करके भारतवर्ष का निर्माण हुआ। तो कवि कहते हैं कि उस समय जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। ये कविता कब लिखी गई है, जब हमारा देश जो है गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम। तो कवि कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा देश टुकड़ों में बटा नहीं रहेगा। हमारे मन में बैनेरो डोमेस्टिक वाल्स, हमारे मन में संकीर्णता की भावना नहीं रहेगी। हम छोटे ब्रेन वाले लोग नहीं होंगे, हम छोटा सोच नहीं रखेंगे, हम बड़े सोच में जिएंगे। हमारे बीच जो है ये जो घरेलू विवाद है, हमारे बीच जो ये घरेलू दीवार है, जैसे मैं बिहारी, वो पंजाबी, वो गुजराती, वो मराठी, इस तरह से जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के प्रति जो हम नफरत की दीवार से एक दूसरे से हम दूर हैं, वो सारे नफरत के दीवार ढह जाएंगे। हमारा देश फिर टुकड़ों में बटा नहीं रहेगा, हमारा देश एक स्वतंत्र देश होगा, एक सूत्र में बंधा रहेगा। Where words come out from the depth of truth, कभी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें फ़ायदा मिलने वाला है। हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब हम डरते हैं किसी से, हम झूठ कब बोलते हैं, जब हमें किसी का डर लगता है। और जब हम डरेंगे ही नहीं, जब हम भयमुक्त वातावरण में जिएंगे, तो हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होंगे। हम डरेंगे नहीं, हम सत्य का साथ देंगे, हम सत्य वचन सच्चाई के साथ जिएंगे। वे आर टायरलेस। और एक बात और, तब हम थकेंगे नहीं, क्योंकि तब तो अपने देश को बढ़ाने की बात होगी। तो हम हमेशा प्रयत्न करेंगे, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, मतलब हम हमेशा प्रयत्न करेंगे बिना थके हम काफ़ी मेहनत करेंगे। एंड इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। और किस लिए मेहनत करेंगे, टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब अपने देश को पूर्णता दिलाने के लिए, अपने देश को पूर्ण परफेक्ट बनाने के लिए हम सभी लोग मिलकर एकजुट होकर के सत्य के सहारे, सच्चाई के साथ, अपने हृदय में सच्चाई को बसाकर एकदम से मेहनत करेंगे, ताकि हमारा देश एक पूर्ण देश बन सके। हमारा देश जो है वो एक पूर्णता को हासिल कर सके, डेवलप्ड कंट्री बन सके। Where the clear stream of reason has not lost its way। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habit। कभी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि हम अपने बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने बुरी आदतों को छोड़ देंगे। हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, उन सारे कुरीतियों का हम परित्याग कर देंगे, डेजर्ट मतलब त्याग देंगे, उन्हें एकदम से त्याग देंगे, एकदम से सुनसान स्थान पर उन सारे डेड हैबिट्स को, मतलब बुरी आदतों को जा कर के छोड़ देंगे, त्याग देंगे। मतलब हमारे देश में किसी भी प्रकार की बुराइयां, किसी भी प्रकार की कुरीतियां तब नहीं रहेगा जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और हम यहाँ के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि हम यहाँ के प्रॉपर जनता, प्रॉपर पब्लिक बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा देश जो है
उस देश के लिए हम अपने सारे बुरी आदतों को, कुरीतियों को छोड़ करके हम अपने देश को बेहतर बनाएंगे, डेवलप्ड बनाएंगे। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। कभी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब क्या फ़ायदा होगा, तब हमारा मस्तिष्क जो है वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हम हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इनटू एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। कभी कहते हैं हम हमेशा विस्तृत सोच वाले व्यक्ति बनेंगे, हमेशा विस्तृत सोच के साथ कार्य करेंगे, एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। और तब क्या होगा, तब हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता का स्वर्ग बन जाएगा। हेवन मतलब स्वर्ग होता है और फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। तब हमारा देश स्वतंत्रता का स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए माय फादर, यहाँ पे फादर का सेंस है, फादर मतलब कभी यहाँ पे गॉड के बारे में बोल रहे हैं, गॉड। इसलिए मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक। इसलिए मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे देशवासियों को जगा दो। जगा दो मतलब सोए नहीं है वो, जगाने का सेंस समझो। जगा दो मतलब क्या, जी हाँ, जगा दो मतलब उन्हें जागरूक बना दो, ताकि वे एकजुट होकर, एक साथ मिलकर के वे सभी आंदोलन करें और भारत को स्वतंत्रता का स्वर्ग बनाए। क्योंकि जब ऐसा होगा, जब भारत स्वतंत्र होगा तो ये देश स्वतंत्रता का स्वर्ग बन जाएगा। और तब हमारी सारी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं मैंने किया है, मन में रखा है, वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कवि कहते हैं। इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का भाव जगाते हैं, देशवासियों को ये दिखाते हैं जब आप स्वतंत्र हो जाओगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब जो है हमारा वर्ड मीनिंग सेशन है। सो रेडी गाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, चलो फटाफट वर्ड मीनिंग देखो। वर्ड मीनिंग याद किए बिना आप कभी भी वर्ड मीनिंग याद किए बिना आप कभी भी क्या होगा, आप किसी कविता, किसी कहानी का भाव नहीं समझ पाओगे, मीनिंग नहीं समझ पाओगे, और क्या, ना तो उसका आप समरी याद कर पाओगे, ना तो ऑब्जेक्टिव तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो चलो वर्ड मीनिंग जो है देखो फटाफट, और इसको नोट करके बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाई हेल्ड मतलब ऊंचा होना, ऊंचा होना। नॉलेज मतलब तो आपको पता है, ज्ञान। और देखो फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा, पीसेस जिसको कहते हो, फ्रेगमेंट्स, टुकड़े। ठीक है, नैरो मतलब होता है संकीर्ण। नैरो मतलब क्या होता है, संकीर्ण होता है। नैरो मतलब क्या होता है, संकीर्ण होता है। और देखो वॉल्स मतलब क्या होता है, दीवार। वॉल्स मतलब क्या होता है, दीवार होता है। ये बहुत ही सिंपल है ये सारा वर्ड मीनिंग, और बहुत यूजफुल है। आपको जनरली ट्रांसलेशंस वगैरह में भी ये वर्ड मीनिंग यूज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल याद कर लेना। आगे देखो, डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब होता है सत्य की गहराई, सच्चाई की गहराई। ठीक है, सत्य की गहराई, सच्चाई की गहराई। लिटरेचर मतलब तो साहित्य, आप सबों को याद होगा। और ये है ड्रामेटिस्ट मतलब होता है नाटककार, नाटककार। और नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। नोवेलिस्ट मतलब क्या होता है, नोवेल मतलब उपन्यास होता है ना, ये नोवेल अलग है। और एक जो मैंने इस पर चर्चा किया है, नोबेल प्राइज़, उसका स्पेलिंग देखो, नोबेल ऐसे होता है। वो व्यक्ति का नाम था नोबेल, सर अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो ये नोवेल अलग होता है। ये नोवेल मतलब होता है उपन्यास, नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है। फिलोसफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक होता है।
टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो स्टेशन की ओर, तो ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन, मतलब वह स्टेशन की ओर जा रहा था। की ओर का मतलब हुआ कि वो एग्जैक्ट स्टेशन नहीं जा रहा था, स्टेशन की ओर अब कहीं पे जा रहा होगा, अलग बात है। तो वहाँ पे हम टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एकदम से निश्चित लोकेशन की बात होती है कि वो स्टेशन जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू स्टेशन। लेकिन ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन मतलब वो स्टेशन जाने की बात नहीं है, बस उस ओर जा रहा था, कहीं पे जा रहा होगा, जिधर उसको काम होगा उधर जा रहा होगा, अलग बात है। ये प्रीपोजिशन है, इस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। ग्रामर में सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता का स्वर्ग, स्वतंत्रता का स्वर्ग। और परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता, पूर्ण रूप से, परफेक्शन। टायरलेस मतलब होता है बिना थके हुए, टायरलेस, टायरलेस मतलब होता है बिना थके हुए अगर कोई काम करते हो तो टायरलेस। स्ट्राइविंग मतलब होता है प्रयत्न करना, स्ट्राइविंग मतलब अथक प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये होता है। स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है किसी चीज़ को जो फैलाते हैं, किसी चीज़ को खींच के, जैसे रबड़ को खींच के फैला दो, तो क्या कर रहे हो तुम? स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, फैलाना। और देखो आगे, देखो आगे शब्द क्या है? ड्रेरी। ड्रेरी मतलब होता है सुनसान, एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेरी, सुनसान। और डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट, डेजर्ट शब्द बहुत ही कॉमन है, आप सुने होंगे। डेजर्ट मतलब मरुस्थल भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है डेजर्ट मतलब त्यागना, बुरी आदतों को त्यागना, त्याग देना, छोड़ देना। और देखो सैंड मतलब ना, सैंड मतलब तो बालू होता है। एक SEND सैंड मतलब भेजना होता है। एस के बाद यहाँ पे ई अगर हो जाए, यहाँ पे ई, ए के जगह पे ई हो जाए, सैंड, ठीक है, ई हो जाए, तो वो सैंड मतलब होता है भेजना। लेकिन ये SEND सैंड मतलब बालू होता है। और डेड हैबिट्स मतलब होता है बुरी आदतें, डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स मतलब होता है बुरी आदतें। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड आप सुने होंगे सब। फॉरवर्ड मतलब अगला, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, ठीक है। एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग का मतलब होता है हमेशा विस्तार, हमेशा विस्तृत, विस्तृत मतलब हमेशा जो है बड़ा सोच अगर आप रखते हो, अगर आपके मन में बहुत बड़ा थिंकिंग है, सोच है, तो एवर वाइडनिंग थिंकिंग आप रखते हो, ठीक है। और देखो थाउट मतलब होता है सोच, सोच, थिंक से बना है, थिंक मतलब सोचना होता है, हालांकि थिंक का दूसरा रूप होता है थाउट। थाउट मतलब सोचा या सोच। एक्शन मतलब काम या कार्य, एक्शन मतलब काम या कार्य। अवेयर मतलब जागरूक, जागरूक या अवेयर मतलब जगाना, जागरूक करना, किसी को जागरूक करना, किसी को जगा देना। कंपोज्ड मतलब होता है रचना किया। और डिस्क्राइब्ड मतलब होता है वर्णन किया। और फियर मतलब जो डर या भय होता है, डर या भय होता है। अगला शब्द देख लो, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, पहले भी मैंने देखा था, आगे बढ़ना, आगे। हाई ऑर्डर मतलब होता है उच्च विचार, उच्च विचार। पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो आपका होता है देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। और लीव मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, लीव मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। और देखो अब जो है ये था वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग पहले याद कर लेना है, वर्ड मीनिंग याद करोगे तभी तो आप कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझोगे। और साथ ही साथ ना मेरे दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको समरी याद करना पड़ेगा, सारांश याद करना पड़ेगा। तो बिना वर्ड मीनिंग याद किए सारांश कैसे याद होगा? तो ये सब बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा मूड प्रिपेयर कर लो, सब कुछ हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। और बिल्कुल
आप सभी लोग इसको वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट ये जो है क्लास आपका बुक का है। तो आप जान लो बुक का एक एक चैप्टर मैं बहुत एक्सप्लेन करके सिखाने वाला हूँ आपको। और जो है आपको जो है मिल ही रहा है, क्या मिल रहा है, ग्रामर मिल रहा है, स्पोकन मिल रहा है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास यहाँ पे एक क्लब इंग्लिश क्लासेस सराय भागलपुर से मिलेगा। आप सभी लोग एक क्लब इंग्लिश लाइव ऐप से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि आगे का चैप्टर जो होगा ना, नंबर स्टार्ट होने वाला है, तो वो ऐप पर ही क्लास होगा। हालांकि यूट्यूब पर हमारा जो है लाइव क्लास आगे होता रहेगा, लेकिन हमारा कुछ अलग टॉपिक होगा, जैसे ट्रांसलेशन और वर्ड पावर मैं आपको सिखाऊंगा। तो सारी बातें होंगी, लेकिन आप फुल कोर्स के लिए अगर आप मूड बनाए हो 11th के लिए, तो बिल्कुल फटाफट जुड़ जाओ। किससे? ऐप से। ठीक है, आगे बढ़ो। समरी देखो, तो दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। इस कविता की रचना करना यहाँ पे कंपोज, इस कविता की रचना की गई है एक महान कवि के द्वारा, और जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ देख रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आगे देख लो, बिल्कुल सिंपल है, आप समझ सकते हो आराम से। तो ही वॉज द पोइट ऑफ हाई ऑर्डर, वे एक उच्च विचार के कवि थे। हाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उच्च विचार। अब देखो, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कविता की कोई रचना कर रहे हैं, तो वो निम्न विचार का व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, वो ज़रूर उच्च विचार के व्यक्ति होंगे, तभी तो कविता की रचना वो करते हैं। तो वे एक उच्च विचार के व्यक्ति थे, और जो है उच्च विचार के व्यक्ति थे, हाई ऑर्डर। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज। वे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ इंडियन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। प्रस्तुत कविता में कवि जो है वर्णन करते हैं भारत के लोगों की स्थिति का जब वे स्वतंत्र हो जाएंगे, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों की क्या स्थिति होगी। तो बहुत मज़ेदार स्थिति होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिल्कुल हमारा देश जो है काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा। हम लोग एकदम से अपने देश में बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन जिएंगे। इट्स अ प्रेयर टू गॉड, ये भगवान से प्रार्थना है, भगवान को कभी प्रार्थना कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक हिज कंट्री फ्री, वे अपने देश को क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र करना चाहते हैं। ही टेल्स, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ़, यदि आवर कंट्री वुड बी फ्री, देयर विल बी नो एनी डोमेस्टिक वॉर। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो हमारे बीच जो घरेलू दीवार है, जो हम एक दूसरे से क्षेत्रीय भावना के आधार पर एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे से जो है नफरत करते हैं, एक दूसरे से दूरियां बनाते हैं। तो वे बिल्कुल हम लोग जो है इन चीज़ों को त्याग देंगे। वी विल ऑलवेज गो फॉरवर्ड, हमेशा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और किस ओर जाएंगे? टुवर्ड्स परफेक्शन, हम हमेशा अपने पूर्णता की ओर जाएंगे। हम हमेशा एक परफेक्ट सिचुएशन को क्रिएट करना चाहेंगे जीवन में। वी विल स्पीक द ट्रूथ, सबसे बड़ी बात होगी कि हमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, हम एकदम से सत्य बोलेंगे। वी विल लीव आवर बैड हैबिट्स, और बड़ी बात क्या होगी? बड़ी बात क्या होगी कि हम अपने बैड हैबिट्स को बिल्कुल क्या करेंगे? त्याग देंगे। बैड हैबिट्स को तो बिल्कुल जो है हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, त्याग देंगे। बैड हैबिट्स बिल्कुल हमारे अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, और देखो, सो गॉड, इसलिए ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ अवेक मतलब कृपया आप जगा दो, अवेक कर दो, जगा दो।
द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देशवासियों को जगा दो, आवर कंट्री, देशवासियों को जगा दो, शो दैट मतलब होता है ताकि दे मेक ग्रेट फ्रीडम, वे सभी क्या प्राप्त कर सकें, तो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें, वे सभी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। द स्पीकर वॉन्ट्स टू लीव इन द हेवन ऑफ फ्रीडम, कवि जो है किस में रहना चाहते हैं, हेवन ऑफ फ्रीडम में, मतलब स्वतंत्रता के स्वर्ग में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। वे स्वतंत्रता का स्वर्ग जो है भारत की धरती को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मभूमि होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जो होती है, माँ जो होती है, और हमारे मातृभूमि है, तो जननी जन्मभूमिश्च, तो जननी जो है, जो माँ है, और जो जन्मभूमि होता है वो क्या होता है, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। ठीक है, तो आगे देखो, दिस पोएम इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम, यह कविता किस तरह की कविता है, पैट्रियोटिक है, देशभक्ति कविता है। इट्स यूजफुल फॉर रीडर्स, और ये रीडर्स के लिए, पाठक के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। इट्स अ नॉलेजफुल पोएम, यह एक ज्ञानदायक कविता है, नॉलेजफुल पोएम है। ठीक है, चलो तो समरी को तैयार कर लोगे, समरी को बिल्कुल तैयार कर लोगे, पहले सुन लिया आपने, तैयार कर लेना। और अब इसका हिंदी देख लो, लाइन बाय लाइन हिंदी देख लो, जो मैंने इंग्लिश लिखा है ना उसी का एकदम से लाइन बाय लाइन हिंदी है, ताकि आपको किसी भी लाइन का जो है मीनिंग समझने में कोई परेशानी ना हो। हिंदी याद नहीं करना है मेरे दोस्त, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ग्रामर में माहिर हो जाते हैं ना, तो वो हिंदी भी अगर याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में जो है होता क्या है ना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो बिल्कुल आराम से लिख देगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन पहले ग्रामर मजबूत करोगे तब होगा। अभी फ़िलहाल तो याद करना है थोड़ा थोड़ा। इस कविता की रचना एक महान कवि के द्वारा किया गया है। कवि का नाम क्या है देख लो, हाँ नाम याद आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इस कविता की रचना की गई है। एक महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया है। वे एक उच्च विचार के कवि थे, वे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इस कविता में वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं। यह भगवान से किया गया एक प्रार्थना है, वे अपने देश को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो कोई भी घरेलू दीवार, मतलब आपस में जो है बिहारी बंगाली पंजाबी की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हम लोग हमेशा पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग सत्य बोलेंगे, क्योंकि देखो एक बात ध्यान में रखना, झूठ कब बोलता है आदमी, जब उसे डर लगता है, जब वो कुछ गलत करता है, वो किसी से डरता है, तो झूठ बोलकर अपना बचाव करना चाहता है। हम लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। इसलिए हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों को जगा दो, ताकि वे स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। कभी स्वतंत्रता के स्वर्ग में रहना चाहते हैं। कभी कहाँ पे रहना चाहते हैं? जी हाँ, स्वतंत्रता के स्वर्ग में रहना चाहते हैं। यह कविता एक देशभक्ति कविता है, याद रखना, देशभक्ति कविता है। यह पाठक के लिए बहुत उपयोगी है। यह एक ज्ञानदायक कविता है। किस तरह की कविता है? ज्ञानदायक कविता है। तो इस कविता का जो भी मीनिंग था वो सब क्लियर हो चुका है। आप पहले इसको कंप्लीट कर लो, बाद में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे रिलेटेड पोएम्स का, प्रोज का। लेकिन फ़िलहाल इतना सीखना ज़रूरी है। इसको सीखने के बाद ही आगे कुछ भी आप इसके बारे में सोच सकोगे। तो चलो, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
और आप सबों को मैंने द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएम सेक्शन ऑफ योर बुक रेनबो पार्ट 1 उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी बातें समझा दिया है। तो बुक भी हम आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, लगातार बने रहो। और आज इतना ही, चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर दिस क्लास। आप सबों ने इस क्लास को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहो। आपका दिन शुभ हो, रातें मंगलमय। वंस अगेन थैंक यू।